हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो उत्सर्जन तंत्र जो है हमारे शरीर में इस वजह से होता है, जैसे पाचन तंत्र और विभिन्न प्रकार के उपापचयी अभिक्रियाएँ जो है हमारे शरीर के अंदर चलते रहती है और इन दौरान कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी हमारे शरीर के अंदर निर्माण होते रहते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में शरीर से बाहर करने के लिए हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो किस प्रकार से होती है? तो देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है, उसके अंदर प्रतिदिन 170 लीटर, कितना? 170 लीटर जो है रक्त प्रतिदिन जो है क्या होता है, किडनी से होकर के गुजरता है और गुजरते हुए इसमें से लगभग 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर जो है क्या बनता है, मूत्र का निर्माण होता है और बाकी फिर से हमारे शरीर में वाहिनियों के द्वारा अवशोषित कर दी जाती है। हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी पाया जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे दायां किडनी और बायां किडनी। इन एक जोड़ी किडनी के अंतर्गत ये जो है पीठ में ही हमारे पीछे की ओर स्थित होती है। तो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा धमनी। तो धमनी के माध्यम से रक्त जो है कहाँ आता है, किडनी में आता है, अशुद्ध रक्त। और यहाँ जो है आपको दिखाई दे रहा है सिरा के माध्यम से, इससे रक्त जो है फिर से किसमें, हृदय में चले जाता है। तो इस दौरान किडनी जो है वो बहुत सारे जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करता है और अपशिष्ट पदार्थ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा मूत्र वाहिनी। इन मूत्र वाहिनी के माध्यम से वो जो है कहाँ जाता है, मूत्राशय में आते जाता है दोस्तों। इस जगह जो है इकट्ठा होते जाता है और इस मूत्राशय में इकट्ठा होने के बाद वो मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर हो जाता है। तो इन क्रियाओं को करने के लिए किडनी के अंदर एक बारीक संरचना पाई जाती है जिसे हम वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। आइए उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। एक किडनी को किस प्रकार से समझाया गया है। यहाँ पास वृक्काणु जो है बना हुआ है। तो वृक्काणु या फिर जिसे हम इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन को किसका, किडनी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है, क्योंकि एक छोटे-छोटे नेफ्रॉन से मिलकर के ही पूरी किडनी बनी हुई होती है। और आइए इसे कार्यविधि को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा बोमन संपुट जिसे कहा जाता है। इस भाग में धमनी से जो है रक्त आना चालू होता है और इसी भाग में जो है रक्त आते जाता है और जैसे रक्त जो है उस भाग में पहुँचता है, उसके बाद आपको वृक्काणु का पूरा नालिकाकार भाग जो है दिखाई दे रही होगी, किस प्रकार से फँसा हुआ है ना? और ये फँसे हुए भाग से होते हुए पूरा रक्त जो है वहाँ से गुजरता है और इस दौरान, गुजरने के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सीधे ही आगे बढ़ते जाते हैं और जो उनमें से शुद्ध रक्त होता है फिर से सिराओं के द्वारा वो जो है अवशोषित कर ली जाती है और सिराओं से होते हुए, तो सिराओं से होते हुए वो फिर से हृदय में पहुंच जाता है। संग्राहक वाहिनी जो दिख रहा है आपको, वहाँ अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं और एक समय के बाद वो अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय में पहुंच जाता है और मूत्राशय से होते हुए, यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा, मूत्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारे शरीर से तत्काल बाहर करना आवश्यक होता है? तो वो अपशिष्ट पदार्थ ये है दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में, जैसे प्रोटीन, ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोटीन हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और प्रोटीन में ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन से ही ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में बनता है यूरिक अम्ल और यही यूरिक अम्ल जो है अत्यधिक हानिकारक होता है हमारे शरीर के रूप में, जिसे लिवर यूरिया में बदल देता है और यूरिया में बदल करके ये मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है दोस्तों। अब आइए कुछ और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारे शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है, उनके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। तो कभी-कभी आप देखे होंगे किसी का तबीयत खराब हो या कुछ हो तो डॉक्टर लोग जो है कुछ टेस्ट करने के लिए लिखते हैं और उस टेस्ट के दौरान किन चीज़ों का टेस्ट जो है आवश्यक होता है? तो देखिए, रक्त के अंतर्गत और मूत्र में किन की मात्रा जो है सामान्य सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। तो ग्लूकोज़
ग्लूकोज की मात्रा सामान्य सीमा है 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसी प्रकार से ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में 50 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। उसी प्रकार यूरिया यूरिया जो है मूत्र में 15 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। उसी प्रकार से मूत्र में यूरिया जो है 20 से 30 मिलीग्राम पर डे, मतलब एक दिन में 20 से 30 मिलीग्राम जो है हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा होनी चाहिए। वैसे यूरिक अम्ल की मात्रा जो है 3.0 से 5.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रक्त में होनी चाहिए और मूत्र में 600 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। इससे अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, इससे अधिक बढ़ता है मतलब हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। उसी प्रकार प्रोटीन की मात्रा भी रक्त में 6.0 से 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। या फिर ये कहें मूत्र में इसकी मान 0.1 ग्राम पर डे से कम होना चाहिए, अन्यथा ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होगी दोस्तों। तो ये तो था उत्सर्जन तंत्र का कार्य, किस वजह से उत्सर्जन तंत्र जो है हमारे शरीर में साफ करने का काम करता है हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को। अगर मान लो किसी का किडनी फेल हो जाता है, उस स्थिति में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस एक प्रकार का प्रोसेस है जो रक्त को साफ करने का काम करता है। क्या काम करता है? रक्त का शोधन का काम करता है डायलिसिस। ठीक है। अगर किसी अवस्था से किसी का किडनी फेल हो जाता है ना, उस स्थिति में रक्त का शोधन का काम जो है डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। विशेष प्रकार की मशीन होती है जहां से पूरा रक्त जो है होकर के गुजरता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।